हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड के 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम शुरू कर रहे हैं यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इस चैप्टर में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है। एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, कॉजेस क्या हैं इनके रिजल्ट क्या होंगे और इनका सॉल्यूशन क्या होगा। इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, दोनों की डेफिनेशन, दोनों के कॉजेस, दोनों के रिजल्ट और दोनों में हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। ये चैप्टर देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको लर्न करेंगे तो ये चैप्टर में मटेरियल आपका बहुत कम आएगा। रीजन क्या है, 2 कंसेप्ट हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। अब ये जो 2 कंसेप्ट आपके पास हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब आप याद करेंगे तो याद करने में आपके पास, जब एक कंसेप्ट आप याद कर रहे हो तो दूसरा कंसेप्ट बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाए। तो यहाँ हमें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड करनी है। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड से पहले हमें फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो हमें पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। अभी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम पहले भी कर चुके हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या था, इकोनॉमी में ऑल दोज पर्सन्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क, ये था फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल कब, व्हेन ऑल फैक्टर्स आर फुली एम्प्लॉयड। ऑल फैक्टर्स आर फुली एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में मान लीजिएगा 10,000 वर्कर्स हैं। 10,000 वर्कर्स को जब काम दिया जाता है तो वो अदर फैक्टर्स के साथ मिलकर 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई कितनी हुई, 20,000 यूनिट। अब इकोनॉमी में डिमांड भी 20,000 यूनिट्स की है। मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया है, इकोनॉमी में जितना सबको काम मिला हुआ है, वो सारा जो काम मिला हुआ है, वो सारा प्रोडक्शन है, उसी के बराबर इकोनॉमी में डिमांड है। तो उसको हम बोलते हैं AD = AS व्हेन ऑल फैक्टर्स आर फुली एम्प्लॉयड, और जिसको हम कहा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये हमेशा इकोनॉमी में, जरूरी नहीं कि हमेशा इकोनॉमी में प्रेजेंट हो। जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो बात है वो इकोनॉमी में नहीं होती। इकोनॉमी को 2 अदर्स पोजीशंस को फेस करना पड़ता है, एक है एक्सेस डिमांड और एक है डेफिशिएंट डिमांड। मतलब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम नहीं होता तो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती हैं। तो एक्सेस डिमांड क्या है, अगर आप बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन देखिए, इट इज ए सिचुएशन व्हेन प्लांट आउटपुट या प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब यहां इसका मतलब, यहां ये चीज तो हम पहले भी कर चुके हैं, AD इज ग्रेटर देन AS। कब किया था, जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की थी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन करने में जब हमने बात की थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वहाँ हमने कहा था AD और AS इक्वल होती हैं। और जब AD और AS इक्वल हो रही हैं तो AD और AS इक्वल होने की सिचुएशन में आपके पास डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन भी आई थी, AD इज ग्रेटर देन AS और AD इज लेस देन AS। ये वो चीज़ नहीं है। इसमें आप देखिए, when AD is greater than required aggregate supply in the economy corresponding to full employment output। तो यहाँ कौन सी AS की बात कर रहे हैं, यहाँ हम AS की बात कर रहे हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से रिलेट करती है। कौन सी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी में सब लोगों को अगर काम दे दिया जाए तो सब लोगों को काम देने से जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई होगी वो होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल।
तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड उससे ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड उससे ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मान लो इकोनॉमी में 20,000 लेबर हैं, सारे लेबर को हमने काम दे दिया और 20,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में जो डिमांड है वो 25,000 की हो जाए, तो 25,000 की जो डिमांड हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। तो तुम लोग ये जो गलती करते हो, यहाँ गलती करने में आपके पास जो रहता है, तुम सिर्फ डेफिनेशन लिखते हो व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। ये जो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो वो आपकी गलत हो जाएगी। AD इज ग्रेटर देन अगर AS आपने कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम AD इज ग्रेटर देन AS की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपैरिजन AD का किसका कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई के साथ। तो ये जो डेफिनेशन में कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है। अगर ये चीज़ आपने नहीं लिखी तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यहाँ बच्चे कई बार शॉर्टकट में उसको क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं AD इज ग्रेटर देन AS। AD इज ग्रेटर देन AS तो फिर हमारा वही वाला हो गया डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, दोबारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर इसको हम क्यों ले लें। तो यहाँ जो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं AD को फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये चीज याद रखना। अब दूसरा कंसेप्ट है इसमें डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड में इस डेफिनेशन में आप क्या चेंज करोगे, मैंने जो ग्रीन यहाँ ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ऊपर डेफिनेशन में जब आप मार्क करोगे तो ये एक्सेस की जगह डेफिशिएंट आ जाएगा, और आपके पास जो हमने ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन की जगह यहाँ लेस देन आ जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो गया, इट इज ए सिचुएशन व्हेन प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन रिक्वायर्ड एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ जो ग्रेटर देन आपने लिखा था उस ग्रेटर देन की जगह यहाँ आप वर्ड यूज कर देंगे लेस देन। उसकी मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के लिए जितनी सप्लाई हो सकती है, अगर डिमांड उससे कम हो जाए, मान लीजिएगा हम बात वही कर रहे हैं, 10,000 वर्कर्स हैं, वो 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये 20,000 यूनिट्स क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन इकोनॉमी में जो डिमांड है वो सिर्फ हमारी 14,000 गुड्स की है। जब 14,000 गुड्स की है तो इकोनॉमी में बनेगा भी क्या, 14,000 गुड्स ही बनेंगी, चाहे आप कितना ही बना सकते हो। जैसे इस समय देखिए लॉकडाउन में फैक्ट्रियों में ऑर्डर जो है नहीं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होगा ही नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं है आगे से, तो ये तो नहीं ना जितनी मशीन में जिस स्टेमिना से वो काम कर सकते हो उतनी स्टेमिना से आप काम करवाओगे। जब डिमांड 14,000 गुड्स की है तो आप बनाओगे भी 14,000, इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा AD इक्वल टू AS, 14,000 इज इक्वल टू 14,000। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डेफिशिएंट डिमांड को शो करे। इकोनॉमी में डिमांड नहीं है इसलिए सप्लाई नहीं हो पाएगी। कर तो सकते हैं हम सप्लाई, लेकिन हम सप्लाई कर नहीं रहे। क्यों, क्योंकि जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो वो सामान बिकेगा ही नहीं, वो सामान बिकेगा नहीं तो लोग फिर उस सामान को बनाएंगे, तो वो सिचुएशन आपकी डेफिशिएंट डिमांड। तो जब आप एक डेफिनेशन याद कर लेते हो तो याद रखना दूसरी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल उसकी अपोजिट हो जाएगी। अभी जो एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है जो हमने साथ साथ में कर रही हूँ, दोनों चीजें मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। इसलिए लेके चल रही हूँ, अलग अलग मैं वीडियो इनकी दोनों के अलग अलग बना सकती थी, लेकिन इससे क्या आपके लिए याद करने का काम आसान हो जाए। अभी जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में क्या है, डिमांड ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है, फिर भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ज्यादा सामान बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा सामान बनने के लिए उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है, आपके पास एक्स्ट्रा लेबर है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप लेबर को एक्स्ट्रा काम देंगे। मान लीजिएगा 9 to 5 वो काम कर रहे हैं तो आप उनसे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाएंगे। एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाएंगे तो उनको ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सामान की कीमत है वो बढ़ाएंगे। तो जो एक्सेस डिमांड है, जब प्राइस लगातार बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो यहाँ जब प्राइस लगातार बढ़ रही है तो एक्सेस डिमांड में हमेशा इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो जनरेट होता है। इन्फ्लेशन गैप का मतलब जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतना ही इन्फ्लेशन ज़्यादा होता चला जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स को काम मिला होगा, अब सामान की डिमांड ज़्यादा हो गई
तो वो जो 10 वर्कर्स हैं उनके पर वर्कलोड बढ़ेगा, आप उनको ज़्यादा घंटे काम करवाओगे, और ज़्यादा काम करवाओगे तो और एक्स्ट्रा बेसिस देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये एग्रीगेट डिमांड का लेवल जितना ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या है, डिमांड कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जब एग्रीगेट आपके पास सप्लाई कम है तो कुछ लेबर क्या हो जाएंगे, वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब कुछ फैक्टर्स, कुछ लेबर जब अनएम्प्लॉयड हैं तो वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड जो लेबर है वो ज़्यादा बेसिस की डिमांड नहीं कर सकते, सामान की डिमांड नहीं करेंगे, उनकी इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो डिमांड और कम होगी, डिमांड और कम होगी तो सामान और नहीं बिकेगा, और सामान नहीं बिकेगा तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो ये जो प्राइस कम होती है इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो एक्सेस डिमांड में क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में क्रिएट होता है डिफ्लेशनरी गैप। तो ये एक्सेस डिमांड की जगह क्वेश्चन आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप भी आ सकता है, और डेफिशिएंट डिमांड की जगह आपके पास डिफ्लेशनरी गैप भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ एक्सेस डिमांड में जो हमारे पास, या तो आप उसको एक्सेस डिमांड कहिए या आप उसको एक्सेस डिमांड की जगह आप उसको इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हो, तो इनके हम अब डायग्राम से इनको देखेंगे। दोनों डायग्राम में साथ साथ बना रही हूँ क्योंकि दोनों डायग्राम बनाने में आपके पास इसको समझने के लिए आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। और इधर दूसरी तरफ हम बनाएंगे डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में जो क्रिएट होता है वो होता है डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, जब प्राइस लगातार बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जो जितनी प्राइस बढ़ेगी वो है इन्फ्लेशनरी गैप। और दूसरी चीज़ है डिफ्लेशन, जब प्राइस लगातार डिक्रीज होती है, तो जब प्राइस हमारे पास लगातार डिक्रीज हो रही है इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। कर्व इसमें आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में एक ही कर्व बन रहा है, वही कर्व हम यहाँ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे है हमारे पास इनकम ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ है हमारे पास एडी। दोनों में लेवलिंग सेम रहेगी जब हम यहाँ डिफ्लेशनरी गैप भी बना रहे हैं। इनकम ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इधर आपके पास एडी। एएस का हमेशा 45 डिग्री का बनता है, वही हम बना रहे हैं। एएस 45 डिग्री का जो इक्वल टू वाई होता है, और यहाँ हमारे पास एएस इक्वल टू। अब ये एएस जो है हम ले रहे हैं, मान लीजिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई लेवल जो भी इकोनॉमी में है 20,000 गुड्स। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब इकोनॉमी में सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम मिल जाए तो 20,000 गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें डिमांड कितनी चाहिए, 20,000 गुड्स। तो इसमें हम एक एडी बना देते हैं, एडी। ये एडी हमें क्या दिखा रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ई पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ओ वाई है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सेम यहां बना देते हैं एडी। ये जो एडी मैंने बताई है, दोनों में जो एडी बनाई है, ये हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने क्यों दिखाया है इसमें, क्योंकि हमें हर एक जगह यहाँ इसमें भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से कंपैरिजन करना और उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से कंपैरिजन करना। एक्सेस डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से एडी ज्यादा हो जाती है, और वहां डेफिशिएंट डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से एडी कम रहती है। तो जब हम एक्सेस डिमांड दिखा रहे हैं, तो जो हम डिमांड दिखाएंगे इकोनॉमी में जो डिमांड है ये हमारी इससे ज्यादा हो जाती है, एडी 1। ये डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, आप चाहो तो फुल लाइन से भी बना सकते हो। बस ध्यान रखना ये जो एडी और एडी 1 बनाया है ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ई
लेकिन इकोनॉमी में डिमांड उससे ज़्यादा होती जा रही है। तो ये ई से ऊपर जो डिमांड हमारी जा रही है, ये अगर हम पॉइंट लें, ये ई पॉइंट, ये जो ई एम है, ये ई एम वाली जो पोजीशन है ये हमें दिखा रही है एक्सेस डिमांड। ये है हमारा एक्सेस डिमांड। और ये जो गैप है एम ई, ये जो गैप है एम और ई के बीच में, ये आप कह सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, और जो प्रेजेंट एडी है उन दोनों की जो बीच का गैप है, बीच का गैप मतलब एम ई, ये है इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन गैप में क्या डिफरेंस है? एक्सेस डिमांड एक सिचुएशन को बता रही है कि यहाँ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और इन्फ्लेशनरी गैप उस एक्सेस डिमांड के वॉल्यूम को मेजर कर रहा है। अब हमें ये दिखा कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से प्रेजेंट डिमांड ज्यादा है, तो हमें ये पता चल गया एक्सेस डिमांड। लेकिन ये डिफरेंस कितना ज्यादा है, दोनों के बीच में गैप कितना है? ये जो गैप है, ये गैप हमें दिखा रहा है, ये गैप है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इन्फ्लेशनरी गैप आए तो भी डायग्राम आपका यही बनेगा, क्वेश्चन आपके पास एक्सेस डिमांड आए तब भी आपके पास डायग्राम यही बनेगा। एक्सेस डिमांड सिचुएशन बता रही है और इन्फ्लेशनरी गैप उसके वॉल्यूम को दिखा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड है, और इसी को आप लिख सकते हो इन्फ्लेशनरी गैप। तो इकोनॉमी में ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम चाहिए था, अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चाहिए, लेकिन इकोनॉमी में क्या है, डिमांड लगातार हमारी इंक्रीज होती जा रही है, और जितनी ज्यादा डिमांड है इससे एक्सेस होगी, वही हो जाती है हमारी एक्सेस डिमांड। अब इधर आ जाइए डेफिशिएंट डिमांड में। डेफिशिएंट डिमांड में हमने क्या कहा था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, डिमांड उससे कम रह जाती है। अब डिमांड हमारी उससे कम रह गई, तो इसमें हमने क्या दिखाना है, डिमांड हमारी कम है, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें डिमांड उतनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड हमारी कम रहेगी, तो इसको भी मैं एम पॉइंट दे देती हूँ। तो एडी और एडी वन के बीच का जो गैप है, ये क्या है, E1, ये क्या दिखा रहा है हमारा, डेफिशिएंट डिमांड। और ये जो गैप है, इसको हम जो गैप को मेजर करें तो वो क्या हो गया हमारा, डिफ्लेशनरी गैप। तो दोनों कर्व को ध्यान से रखना, दोनों में एडी जो बना रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए बना रहे हैं। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड की कमी है, तो प्रेजेंट एडी को हमने उसके नीचे बना दिया, और एक्सेस डिमांड में डिमांड उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है, तो हमने एडी1 को उससे ऊपर बना दिया। एडी और एडी1 के बीच का गैप चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जो गैप होता है, उसी से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप को मेजर करते हैं। अब इकोनॉमी में यहाँ क्या है, डिमांड यहाँ तक पहुंची, E1 पर इक्विलिब्रियम हो गया। E1 पर इक्विलिब्रियम होने का मतलब यहाँ पे क्या है, दोबारा फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझिए। 20,000 है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए 20,000 गुड्स बनानी पड़ेंगी, और डिमांड भी 20,000 की होनी चाहिए। लेकिन डिमांड क्या है, एडी है 15,000 की, तो जब 15,000 की एडी है, डिमांड है वो 15,000 की है, तो प्रोड्यूसर 20,000 क्यों बनाएगा, सप्लाई भी कितनी हो जाएगी, 50,000। इक्विलिब्रियम तो हो गया एडी इक्वल टू एएस। लेकिन जो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, ये इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश हुआ, ये इक्विलिब्रियम हमारा स्टैब्लिश हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है। 15,000 का जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तो कुछ फैक्टर्स क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड रहे, सबको काम नहीं मिल रहा है, तो ये वही वाली पोजीशन E1। अगर इसको हम नीचे लेके आए तो देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या था, OY, लेकिन यहाँ काम कितने लोगों को मिल रहा है, OY1 को। तो ये जो Y1 Y दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ क्या हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पहले ही जो है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि जितनी डिमांड है प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। अब प्रोडक्शन जब सारा नहीं हो रहा है तो कुछ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, तो ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन आपसे डेफिशिएंट डिमांड पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे डिफ्लेशनरी गैप पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पूछा जा सकता है। तीनों में ही, तीनों सिचुएशन जब हम ले रहे हैं, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, चाहे आप उसको ले रहे हो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, चाहे आप उसको ले रहे हो डेफिशिएंट डिमांड, और चाहे आप उसको ले रहे हो डिफ्लेशनरी गैप, तीनों में डायग्राम हमारा एक ही बन रहा है।
तीनों में हम एक ही चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पहले जो है वो इक्विलिब्रियम हमारा स्टैब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से ही हमारे पास हुआ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। अब ये जो दो सिचुएशन है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इफ इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इफ इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी कैन ऑपरेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या दिखा रहा है? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तो हो रहा है एडी और एएस का, लेकिन किस पे हो रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर आप इधर देखें, एक्सेस डिमांड में देखें, यहाँ हो तो रहा है लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है। ओवर एम्प्लॉयमेंट 9 से 5 तक काम करना है, एक्स्ट्रा काम उससे करवाए जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप आंसर करोगे नो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी कैन ऑपरेट एट ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। And economy can operate at under employment equilibrium, it is called deficient demand. तो ये हमारे पास 4 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेस डिमांड क्या है, डायग्राम से शो कीजिए। इन्फ्लेशन गैप क्या है, आपके पास डायग्राम से शो कीजिए। या डेफिशिएंट डिमांड क्या है, डायग्राम से शो कीजिए। डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इसको डायग्राम से शो कीजिए। तो इस तरह से आपके पास ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें हमने क्या क्या करना है। इसमें हमने करना है एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है। अब हमने दोनों को देखा कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, डायग्राम से हमने देखा। अब हम करेंगे इसके कॉजेस। कॉजेस में वही है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट। अभी बताया था जब भी कर रहे हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए मैं दोनों चीजों को साथ साथ करवा रही हूँ, आपको याद करने में हेल्प होगी। अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था वो हमने एडी किया था C + I + G + X - N। ये हमने 5 कंपोनेंट किए थे एडी में। एक था कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक एक्सपोर्ट्स और एक इम्पोर्ट्स। अब जब हम एक्सेस डिमांड के कॉजेस कर रहे हैं तो यही 5 पॉइंट बन जाएंगे। ऐसे डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस कर रहे हैं तो यही 5 पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। अब इसके कॉजेस हम शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड में जो कॉजेस हम शुरू कर रहे हैं वो कॉजेस आपके पास, अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को ले लें तो अगर हम ले इसको ज़्यादा हम ले लेते हैं C + I + G + X - N। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉजेस बनेंगे दोनों में आपके पास, और दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, बस दोनों की एक्सप्लेनेशन है वो चेंज होती चली जाएगी। आपके पास एडी हमारे पास हो गया, जो हम एडी ले रहे हैं। एडी है हमारे पास C + I + G + X - N। जो हमने कॉजेज लिए हैं, C था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ जब एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है तो ये जो एडी के कंपोनेंट है सारे एक साथ बढ़ेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर एक्टिव हो जाएगा तो कंपोनेंट एक्टिव होने से आपके पास जैसे ही कोई कंपोनेंट एक्टिव होगा वो कंपोनेंट एक्टिव होने से एडी जो है वो एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड को शो करने लग जाएगा। तो सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं लेके चलने हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट आपके पास आ सकता है। फर्स्ट है एक्सेस डिमांड की हम कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड में फर्स्ट पॉइंट है, सी का मतलब था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने लग जाए तो उससे एक्सेस डिमांड क्रिएट होने लग जाती है, और अगर सी कम होने लग जाए तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होगी, कम होने लग जाए। तो एक्सेस डिमांड के लिए सी इंक्रीज होगा और डेफिशिएंट डिमांड के लिए सी हमारा डिक्रीज होगा।
उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, जो फर्म्स का एक्सपेंडिचर था वो इन्वेस्टमेंट था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर इकोनॉमी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है, और अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए तो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ और घट सकता है? अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना बहुत सस्ता हो जाएगा। तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उससे एक्सेस डिमांड क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड डिक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट डिमांड डिक्रीज होने का मतलब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, इन्वेस्टमेंट से जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो सकती है। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये फुल फॉर्म आपको सारी पता होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं यहाँ पे फुल फॉर्म बोल रही हूँ तो आपको यहाँ साथ साथ याद करने की जरूरत है। ये हम इसके फर्स्ट चैप्टर में सारों के फुल फॉर्म ले चुके हैं, इसके सिंपल जब हमने लिए थे। अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी? डेफिशिएंट डिमांड। और ये जी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है? ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाती है, और कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट बहुत कम खर्च कर। तो अगर जी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी, और जी अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेस डिमांड हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को हम अलग अलग लेंगे। एक्सेस डिमांड मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा है, कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। कई बार इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स लगातार इंक्रीज होने से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होने से लोग सामान की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सेस डिमांड का कॉजेज क्या हो गया? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, और डेफिशिएंट डिमांड का डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। कई बार क्या होता है, जैसे इस समय देखिए हमारी एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल डाउन चली जा चुकी है, तो एक्सपोर्ट डिमांड डाउन होने का मतलब एक्सपोर्टर्स की इनकम नहीं हो रही। अब एक्सपोर्टर की इनकम नहीं हो तो जो एक्सपोर्टर हैं वो आगे डिमांड कहाँ से करें? तो अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए तो एक्सेस डिमांड, और अगर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास हो जाएगी डेफिशिएंट डिमांड। लास्ट पॉइंट है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट्स का मतलब हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं। अगर हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे इस समय देखिए कि लोगो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? कि हम बाहर से इंपोर्ट्स कम से कम करें। अब जब हम इंपोर्ट्स बाहर से कम करेंगे तो देश की जो डोमेस्टिक सामान है उसकी डिमांड बढ़ेगी। डोमेस्टिक सामान की जो डिमांड है पहले से ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन अगर हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंपोर्ट्स इंक्रीज होने का मतलब हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो बाहर देशों की जो इनकम है वही लगातार इंक्रीज होगी। अब बाहर देशों की इनकम जब लगातार इंक्रीज होगी तो उन देशों में डिमांड बढ़ेगी। हमारे यहाँ तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि हमारे यहाँ की सामान की डिमांड है नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके पास उस सिचुएशन में हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को अब एरो के निशान से करें, पूरे पॉइंट समझाने के बाद अगर इसको मैं एरो के निशान से आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं यहाँ दो सिचुएशन ले लेती हूँ, एक्सेस और दूसरी डेफिशिएंट। एक्सेस डिमांड में सी इंक्रीज हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड में सी डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेस डिमांड में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, डेफिशिएंट डिमांड में अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए। एक्सेस डिमांड में जी इंक्रीज हो जाए, डेफिशिएंट डिमांड में जी आपका डिक्रीज हो जाए। एक्सेस डिमांड में एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो जाए और डेफिशिएंट डिमांड में अगर एक्सपोर्ट्स आपके डिक्रीज हो जाए। इंपोर्ट्स, एक्सेस डिमांड में इंपोर्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं,
इंपोर्ट्स कम होने का मतलब डोमेस्टिक सामान की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और जब देश में बने हुए सामान की डिमांड बढ़ेगी तो देश में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी। तो अगर इंपोर्ट्स कम हो जाए और यहाँ डेफिशिएंट डिमांड में अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाए, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बाहर देश के सामान की डिमांड बढ़ेगी, हमारे देश के सामान की डिमांड कम हो जाएगी। उसके अलावा हम एक पॉइंट और लेंगे, टैक्स। अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाए, टैक्स रेट इंक्रीज होने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम रह गया है। जैसे इनकम टैक्स मान लो 5% था, अब इनकम टैक्स 10% हो गया, तो मेरे हाथ से टैक्स के रूप में पैसा ज़्यादा चला गया, मेरे पास पैसा भी कम रहेगा खर्च करने के लिए, तो उससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाए। तो अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या क्रिएट होगा, डेफिशिएंट डिमांड। लेकिन अगर टैक्स रेट डिक्रीज हो जाए, टैक्स रेट डिक्रीज होने का मतलब गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे। टैक्स को कम करने का मतलब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो गई, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो गई तो मैं बाजार में ज़्यादा खर्च करने जाऊंगी, उससे क्या क्रिएट होगा, एक्सेस डिमांड। तो अगर एक्सेस डिमांड में टैक्स रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये हमारे पास हो गया कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड एंड कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास 4 मार्क्स के आ सकते हैं, और 4 मार्क्स में ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा। तो इसमें हमने जो किया, इसमें हमने किया एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के जो हमने किए डेफिनेशन, और एक्सेस डिमांड के कॉजेस। अब एक्सेस डिमांड के जो हमने कॉजेस किए और इसमें जो हमने डेफिनेशन की, इसके बाद हम करेंगे कॉजेस के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिजल्ट और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं।